नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपके स्टडी विद योगेश में। आशा आप सभी लोग अच्छे होंगे। नोट कॉपी लेकर बढ़िया बैठ जाइए। ये मैथ पेडागोगी का पार्ट 4 है। इसके पहले हम 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पार्ट 4 में देखते हैं। टॉपिक है NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005 NCF 2005 के अनुसार कुछ चीज़ों पर बल देती है, कुछ चीज़ों की वकालत करती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इससे एक दो क्वेश्चन प्रत्येक साल CTET में आते ही आते हैं, 100% आते हैं। तो इसके लिए हमको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है कि गणित के बारे में NCF क्या वकालत करता है। तो देखते हैं। NCF 2005 में बनाई जाने वाली इस तरह की चौथी रूपरेखा है। कई बार पूछ लेता है प्रश्न कि NCF 2005 अब तक कितनी बार बनाई जा चुकी है। NCF यह कैमी रूपरेखा है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। तो हम आपको बता दें कि जो NCF 2005 है वो इस तरह की चौथी रूपरेखा है। इसके पहले 3 रूपरेखाएं ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। वो कब कब बनाई जा चुकी हैं? इस सन है वर्ष 1975, 1988 और 2000 में पहले बनाई जा चुकी हैं। तो ये सन आपको याद रखना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला पॉइंट है, इसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद NCERT इसका शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि NCF किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो इसे NCERT के द्वारा ही तैयार की गई है। अगला पॉइंट है, NCERT पाठ्यक्रमों की रचना, नीति, सुधार, अनुशासन तथा शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला होती है। क्यों जरूरी है कि NCERT के द्वारा इसमें ये सब किया जाता है, NCF 2005 की वकालत करता है? तो इसके लिए क्यों ये बार बार बदलाव क्यों किए जाते हैं कि अब तक ये चौथी बार हुआ है? वो इसलिए कि उसमें जैसे नए समय के अनुसार क्या उसमें बदलाव जरूरी है, कैसे बच्चों का विकास करना है उसमें, और क्या क्या नई चीज़ें लानी है और क्या पुरानी चीज़ें हटानी है। ये सब जो होती है कि रचना, नीति, सुधार और अनुशासन किस तरीके से शिक्षा में व्यवस्था में लाया जाए और शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की जो आधारशिला होती है वो NCERT होती है। आगे है NCERT NCF 2005 के अनुसार। ये पहले वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि NCERT NCF 2005 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह यह कहती है कि गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करे। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि यह बालक को बोझ ना बने, यानी कि बालक के बच्चे के व्यवहार का विकास करे ताकि वह किसी प्रकार का उसमें बोझ न डाल सके, उसका गणितीकरण करे, ना कि उसका भार बने, बिना बोझ की शिक्षा बने। ठीक। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करती है। तो देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। यहीं से प्रश्न बनते हैं और 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और पूछ लेता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है 2005 वो किसके बारे में वकालत करती है। तो 3 ऑप्शन उसमें गलत होते हैं और एक सही होता है। तो सही आप तब चुनाव कर सकते हैं जब ये आपको पॉइंट याद होंगे। तो पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत विचार तथा कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब शिक्षा बिना बोझ की होगी, किसी बच्चे पर जबरदस्ती बोझ नहीं डाला जाएगा। अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करना चाहता है या किसी की तरह की क्रियाकलाप करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, तो उसकी पूरी तरीके से आज़ादी होनी चाहिए। उसे किसी तरीके से कुछ थोपना नहीं चाहिए उसके ऊपर। अगला पॉइंट है, दूसरों की भावना और कल्याण के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई टीचर से अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी भावना का ध्यान रखना चाहिए। कुछ टीचर होते हैं कि जैसे कुछ कहना चाहता है तो बकवास लगती है उसकी बातें, लेकिन टीचर उसकी बातों को दबा देता है। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हमें उसकी जो है भावनाओं का और उसके कल्याण के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। और उसका अगला पॉइंट है, नई परिस्थितियों में लचीली एवं रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। कोई भी बच्चा है, अगर हो सकता है आपने जो बात उसको जिस माध्यम से समझाई है वह ना समझता हो, वो उसको तो फिर किसी और माध्यम से समझाना चाहिए। अपनी शिक्षा में जो है लचीलापन होना चाहिए ताकि बच्चे जिस तरीके से, जिस रूप में, जिस उदाहरण से समझ पाए उसको उस उदाहरण से जोड़कर ही समझाना जरूरी है। इसके बाद है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रकृति, आर्थिक क्रियाएं एवं सामाजिक बदलाव की उन्मुख कार्य में हिस्सा लेने की चर्चा आदि। यानी कि लोकतंत्र में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें भागीदार लेने की
ठीक है, आर्थिक क्रिया में भाग लेने की, सामाजिक बदलाव यदि कुछ हो रहे हैं तो उनका हिस्सा बनने की, उसकी पूरी हिस्सा लेने की, उसकी चर्चा और उसकी आज़ादी उसको दी जानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इनके बारे में चर्चा करती है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब है नोट पॉइंट है एक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इस बात पर बल देती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, 3 पॉइंट हैं यहाँ पर। देखिए 3 शब्द हैं, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। ऐसा होना चाहिए जो कक्षा के अनुभव को बच्चे की प्राकृतिक तथा वातावरण से तालमेल बिठाने में शिक्षकों को समर्थ बना सके तथा सभी बच्चों को अवसर उपलब्ध करा सके। कहने का अभिप्राय ये है कि जब बच्चे को कोई भी शिक्षा दी जाएगी तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है वो इस रूप में वकालत करती है कि उसको वातावरण से जोड़ के पढ़ाया जाए। उसको कोई नई चीज़ सिखानी है तो वातावरण से जोड़ के पढ़ाई जाए, यानी कि उसको आगमन विधि से पढ़ाया जाए, ना कि निगमन विधि से पढ़ाया जाए। उसको खेल खेल में पढ़ाया जाए, उस पर बोझ ना डाला जाए। अगला है, गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित बातों पर बल देता है। अब एनसीएफ 2005 किन किन बातों पर बल देता है गणित शिक्षण के लिए, महत्वपूर्ण है ये। पेडागोगी एनसीएफ 2005 बहुत कुछ कहता है, लेकिन सिर्फ जो गणित के लिए उसने बातें कही गई हैं वो इस टॉपिक पे हमने आपको डिस्कस किया है। तो है कि किन किन बातों पर बल देती है, तो देखते हैं। एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में गणितीकरण करना और उसकी क्षमता का विकास करना। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित की भाषा में विचार करना सीखें ताकि गणित के साधनों और तकनीक का उपयोग किया जा सके। इसमें विशेषकर क्या है, देखिए पहले तो इसका अर्थ समझिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो है गणित का मुख्य लक्ष्य ये है कि उसकी गणितीकरण क्षमता का विकास करना है, यानी कि वह तर्क कर सके, वितर्क कर सके। यदि 2 और 2 4 होते हैं तो क्यों होते हैं, 3 और 1 भी तो 4 हो सकते हैं, हम 2 और 2 ही 4 क्यों कहते हैं। तो वो अपने मन में इस तरह की कुछ भावना सोच सकता है, कुछ क्रियाकलाप उसके मन में आ सकते हैं। तो ये इस तरीके की वह इस चीज़ पर बल देता है। अब कुछ पॉइंट है जिन चीज़ों पर बल देता है, वो चित्र बनाना, ठीक है, चरण का चुनाव, समीकरण बनाना और तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है। चित्र बनाना यानी कि बच्चों को चित्र के माध्यम से, यदि कहते हैं कि ये गणित पढ़ाना है, कोई एक वस्तु है, कोई 2 वस्तु है, तो हमने एक ले ली, फिर उसमें एक और मिला दी तो ये 2 हो गई। इस तरीके से चित्र के माध्यम से उनको पढ़ाना है। जैसे आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं, 1 डंडा खींचा, 2 डंडा खींचा, या चिड़िया बना के बता दिया कि ये 1 चिड़िया 2 चिड़िया। तो चित्रों को बनाना, चरण का चुनाव करना और समीकरण के द्वारा पढ़ाना और तर्क के आधार पर एक चीज़ के तर्क से दूसरे तर्क को जोड़ना। अगला है एनसीएफ 2005 में रचनावाद, एक शब्द आता है रचनावाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है कि जो रचनाएं होती हैं पर बहुत कुछ कहा गया। इस पद का अर्थ क्या है, क्योंकि प्रश्न में पूछ लेता है कि रचनावाद क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो इसमें से 1-2 लाइन उठा लेता है और पेपर में इसका ऑप्शन बना देता है, और इसके लिए आपको पूरा याद होगा तभी आप इसको सही ऑप्शन पकड़ पाएंगे। तो इसमें रचनावाद मूल रूप से यह मानता है कि ज्ञान को यह समझकर बाहर नहीं निकाल देना चाहिए कि उसे बच्चों के सिर में डालकर खाली करना है। अर्थात कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गए स्कूल और एक शिक्षक की तरह और बच्चों को उसको पढ़ाया, यानी कि ब्लैक बोर्ड में उसको काम दे दिया कि अब आपको इसको याद करके रहना, हर हाल में याद करके रहना, चाहे आप दिन में पढ़ें, चाहे रट के लाएं, चाहे जो करें। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चों पे शिक्षा इस तरीके से नहीं देनी चाहिए कि ऐसा लगे हमें कि बस अपना बोझ खाली करना है और उस बच्चों के सिर पर डालना है। इसके विपरीत कहता है कि रचना मूल रूप से यह मानता है कि ज्ञान को यह समझकर बाहर नहीं निकालना चाहिए कि उसे बच्चों के सिर में डालकर खाली करना है। इसके विपरीत यह मानता है कि अर्थपूर्ण अधिगम के अंतर्गत बच्चों द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करना स्वयं शामिल है। यह शिक्षार्थियों को सक्रियता से व्यस्त रखकर क्रियात्मक रूप से होता है। ठीक, तो अगला है इसका पॉइंट है, स्कूलों को इसके लिए
बच्चों को हर एक संभव अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी रचनावाद करवाना है तो स्कूलों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए अवसर उपलब्ध कराएं, विभिन्न तरीके की प्रतियोगिता कराएं, बच्चों के बीच में समूह बनवाएं। ये स्कूलों की जिम्मेदारियां बनती हैं। सकारात्मक रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक है कि छात्र छानबीन, पूछताछ, अन्वेषण एवं वाद विवाद कर अनुप्रयोग एवं चिंतन करें, जिससे अर्थपूर्ण समझ पैदा हो सके। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि सकारात्मक रूप से भाग लेने के लिए आप उसको उत्साहित करते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो छानबीन करे, पूछताछ करे, आपसे कई बार पूछ सकता है, कुछ सही क्वेश्चन तो कुछ गलत तर्क वितर्क आपसे कर सकता है, उस प्रयोग के बारे में पूछ सकता है, चिंतन कर सकता है, उसकी अवधारणा को आत्मसात करने के लिए विचारों की रचना कर सके। तो बस ये था आज का टॉपिक आपका। नोट कॉपी से आपने नोट कर लीजिए अच्छे से बढ़िया सा, और इससे रिलेटेड जो भी पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो तुरंत मिल सके, नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आपके लाइक करने से बस हमारा मोटिवेशन मिलता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद प्यारे साथियों।